हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश फाउंडेशन क्लास के अंतर्गत नॉन फाइनाइट वर्ब का हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। इसके पार्ट 1 में हमने आपको इसके विषय में बताया था। अब ये आपको पार्ट 2 मिल रहा है। नॉन फाइनाइट वर्ब का ये पार्ट 2 है। इंट्रोडक्शन हो चुका है। इसमें हम देखेंगे कुछ और रूल्स जो शायद आपको ना मालूम है तो अच्छी बात है, और इसी पर आधारित हम एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखिए पूरा, और जिसको ना मालूम हो उसको शेयर कर दीजिए। ठीक, किसी के काम का ये वीडियो बहुत हो सकता है। ठीक है, यदि समझते हैं आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो जो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हो इंग्लिश, उनको सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए देखेंगे रूल्स। देखिए, हाउ प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। हाउ के बाद आपको टू लगाना है। क्या कह रहा है इन्फिनिटिव का नेक्स्ट नियम? व्हेन इन्फिनिटी इज यूज टू एक्सप्रेस मैनर, जब इन्फिनिटिव के माध्यम से किसी मैनर को व्यक्त किया जाता है तो फुल फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव इज हाउ। तो इन्फिनिटिव का जो फुल फॉर्म क्या होता है? हाउ होता है। द वर्ब इम्प्लाइंग मैनर मेथड आर। तो इस माध्यम से हाउ के माध्यम से, हाउ टू के माध्यम से हम किसी मैनर या मेथड को दिखाते हैं। तो देखिए, आपको इनके साथ जो कुछ कुछ वर्ब दिए हैं, नो है, लर्न है, एक्सप्लेन है, टीच है, डिस्कवर है, वंडर है, शो है, आस्क है, फॉरगेट है, इनके साथ आपको हाउ का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करना है। ठीक, अगर अगर इनके बाद, इन शब्दों के बाद कोई तरीका बताया गया है कोई, तो उनके साथ आपको हाउ का प्रयोग करना है। ठीक, आई वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये चीज़ें हैं। ठीक, ये चीज़ें हैं। तो मेथड या मैनर के लिए आपको हाउ टू का प्रयोग करना है। जैसे ये वाक्य देखिए दिया हुआ है, ये इरर में भी आ जाता है। इसमें लिखा है ही नोज़ हाउ टू राइट इंग्लिश, वह इंग्लिश लिखना जानता है। अच्छा, इसमें अगर हाउ हटा दिया जाए तो क्या वाक्य का अर्थ सही आएगा? ही नोज़ टू राइट इंग्लिश नहीं, शर्त का शर्त नहीं, अर्थ नहीं आएगा, क्योंकि मैनर बताया गया है तो आपको हाउ जरूर लगाना है। ये इरर में वाक्य दे देते हैं कभी कभी। ठीक, हाउ हटा दिया तो आपको बताना है कहाँ पर वाक्य में गलती है, तो हाउ यहाँ लगा रहेगा। इसी प्रकार के नीचे वाला वाक्य है, वी टॉट हिम हाउ टू कुक फूड। अब हमने उसको बताया, क्या बताया? मैनर, तरीका बताया, पूछा गया है ना इसमें, तो इसमें हाउ का प्रयोग होगा। तो क्या होगा? हाउ टू का प्रयोग होगा। ठीक, नेक्स्ट रूल के अंतर्गत हम देख रहे हैं टू और फार का प्रयोग। कहाँ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग होगा, कहाँ फार। देखिए, टू का प्रयोग होता है पर्पस के लिए, इन्फिनिटिव किस लिए होता है? पर्पस के लिए प्रयोग होता है। जैसे इस वाक्य में देखिए, आई वेंट टू सी हिम, हम गए, किस लिए गए? उसको देखने गए। ठीक है, तो इसमें टू का प्रयोग हुआ। मेन वर्ब के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है। अच्छा, ये आई वेंट फॉर सीइंग हिम, ये पर्पस शो नहीं कर रहा है, तो ये वाक्य आपका गलत है। आप पर्पस के लिए फॉर प्लस आई एन जी जीरंड फॉर्म प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर सीइंग कैन नॉट बी यूज फॉर पर्पस। ठीक, इम्प्लाइंग फीचर कर, बिकॉज देखिए, फॉर और जीरंड इज यूज फॉर एक्शन शोइंग कॉज, जहाँ पर कॉज हो, जहाँ पर कोई कारण हो, तो वहाँ आप क्या प्रयोग करेंगे? वहाँ आप प्रयोग करेंगे फॉर प्लस जीरंड, वर्ब में आई एन जी, जीरंड, वर्ब में आई एन जी, जीरंड प्रयोग करेंगे आप। ऐसे इस वाक्य को देखिए, लिखा है ही विल पनिश यू, वह तुमको दंड देगा। क्यों दंड देगा? भाई कुछ किया उसी के कारण तो तुमको दंड मिलेगा। कोई किसी चीज़ का कारण बने हैं, तो वहाँ देखिए फॉर ब्रेकिंग द पेन, पेन तोड़ने के लिए वो तुमको दंड करेगा। तो जहाँ पर कारण हो, कॉज हो, तो कॉज को स्पष्ट करने के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, और पर्पस बताने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। जैसे ये देखो, इसी में ही पनिश्ड यू फॉर कमिंग लेट, वो तुम्हें दंड दिया क्योंकि लेट आने के लिए। अब इसमें देखेंगे नेक्स्ट देखिए, इसमें है फॉर प्लस नाउन इज यूज्ड फॉर पर्पस इन प्लेस ऑफ टू व्हेन द वर्ब सर्व एज नाउन। जब वर्ब को, इसमें ये बताया फॉर कब प्रयोग करना, जब वर्ब को हम नाउन के रूप में लिखते हैं, तो वहाँ पर आप फॉर का प्रयोग करेंगे। उदाहरण से देखिए, समझ में आएगा। क्या है कि वी कम हेयर फॉर ए ड्राइव, ड्राइव है ना, ड्राइव वर्ब है, इसको यहाँ नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो वी हम पर्पस के लिए प्रयोग हुआ है, फॉर का यूज़ यहाँ पर हुआ है पर्पस के लिए, लेकिन तब हुआ है जब वर्ब को नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। अच्छा, इसमें समीर रिक्वेस्टेड फॉर ए रेस्ट, ठीक, उद्देश्य के लिए तो टू लगता है, लेकिन इसमें क्या है? रेस्ट है ना, रेस्ट यहाँ पर नाउन है। ईसा वेंट फॉर ए वॉक,
तो ये सही इसमें फॉर का यूज़। और क्या है, टू जीरेंड इज ऑल्सो यूज विथ सर्टेन वर्ब्स एंड फ्रेज। देखो टू प्लस जीरेंड का प्रयोग कुछ फ्रेजेस के साथ भी होता है। ये इंपॉर्टेंट रूल है, परीक्षा में आता है, ये गोल्डन रूल है, ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ये वाला रूल। टू के साथ तो ऐसे वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन टू प्लस जीरेंड फॉर्म भी आ जाता है कुछ फ्रेज और वर्ब में। कौन 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 से हैं वो, इसको नोट कर लीजिए। इज है, इज़ यूज टू, इज़ यूज्ड टू प्लस जीरेंड फॉर्म प्रयोग होगा। इस पर आधारित बहुत एरर आती है एग्जाम में। ही इज यूज टू स्विमिंग हो जाएगा। हाँ, जैसे ये वाक्य ऐसे, ही यूज टू स्विम, ये तो अलग है, ये तो वाक्य रचना अलग है, ही यूज टू स्विम। लेकिन अगर ऐसे दिया हो ही इज यूज टू, तो आपको क्या करना है, तो वर्ब में जीरेंड का प्रयोग करना है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ईशा केम हेयर विद ए व्यू टू। अगला कौन सा है, विद ए व्यू टू। विद ए व्यू टू हो आया हो वाक्य में, विद ए व्यू टू आया हो तो क्या करेंगे आप जीरेंड का प्रयोग करेंगे विद ए व्यू टू आने पर। और कौन से शब्द हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो हम बता रहे हैं आपको। इज यूज टू है, हाँ, विद ए व्यू टू है, लुकिंग फॉरवर्ड, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में आते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड आ जाए तो इसके बाद भी आपको क्या लगाना है, टू। तो बताया हमने आपको, विद ए व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इज यूज टू, तो इनके साथ आपको जीरेंड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। तो रूल नंबर 3 है, डायरेक्ट इन्फिनिटिव क्या है, इन सर्टेन केसेस द इन्फिनिटिव विदाउट टू इज यूज्ड। कुछ मामलों में विदाउट टू का प्रयोग नहीं होता है। वी में कॉल इट इन्फिनिटिव टू और डायरेक्ट इन्फिनिटिव, मतलब डायरेक्ट इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करना है इसमें, इन वाक्यों में। डायरेक्ट इन्फिनिटिव यूज्ड आफ्टर दैट इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है किसके बाद, देखिए, नीड एंड डेयर इन द निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओनली व्हेन दे आर यूज्ड एज ऑक्सिलरी वर्ब। तो कहने का मतलब है नीड और डेयर का निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में प्रयोग किया जाता है जब ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग हो। तो जैसे इसमें ये है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, जैसे नीड का प्रयोग। नीड जो है ना, खुद ही यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक, मेन वर्ब नहीं है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो क्या इसमें है, यू नीड टू वर्क हार्ड। ठीक, यू नीड टू वर्क हार्ड, ये वाक्य सही है। अब नेक्स्ट वाक्य में यू डू नॉट नीड टू वर्क हार्ड, ये निगेटिव सेंटेंस के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, और यू नीड नॉट वर्क हार्ड, ये भी ठीक है। यहाँ पर जो नीड है ना, ये वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, और यहाँ ये जो नीड है ये ऑक्सिलरी के वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग होने पर हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे निगेटिव के सेंटेंस में। जैसे ही नीड्स टू वर्क हार्ड, ही नीड्स टू वर्क हार्ड, ये तो वाक्य सही है। लेकिन यही वाक्य अगर निगेटिव में हो जाए तो होगा ही नीड्स नॉट वर्क हार्ड, टू नहीं लगेगा तब। ही नीड्स नॉट वर्क हार्ड, टू नहीं लगेगा। मतलब प्रश्नवाचक में और निगेटिव सेंटेंस में नीड के किसको ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग होने पर उसके साथ टू का प्रयोग नहीं होगा। इंपॉर्टेंट रूल है ये। अगला देखिए, इसमें नहीं हुआ है टू का प्रयोग, ठीक है, क्योंकि नीड निगेटिव में है। नीड जो है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है और निगेटिव है ये। देखिए इसमें हुआ है नीड, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, इसीलिए, और पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में प्रयोग होगा। नीड का प्रयोग पॉजिटिव में अगर हो तो टू का प्रयोग होगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव में और निगेटिव में नहीं होगा। इस वाक्य में डू यू नीड टू वर्क हार्ड, टू लगा दिया गया है। टू इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो डू है ना, डू, तो यहाँ पर नीड को हम वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए नीड और डेयर के दो प्रयोग होते हैं, नीड और डेयर के दो प्रयोग होते हैं। एक तो होता है ये मेन वर्ब के रूप में, दूसरा क्या है,
ऑक्सिलरी के रूप में। तो ऑक्सिलरी के रूप में अगर प्रयोग होगा नीड और डेयर, तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ टू नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे ये वाक्य देखेंगे, नीड द वर्क, नीड ही वर्क देयर नाउ। अब इसमें क्या है, नीड ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक, नीड ऑक्सिलरी वर्क के रूप में प्रयोग हुआ है और इंट्रोगेटिव में प्रयोग हुआ है। तो हमने बताया ना, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में नीड के साथ टू का प्रयोग नहीं करना, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है, ही डेयर्स टू गो आउटसाइड इन द डार्क, ये सही है। नीड और डेयर से संबंधित वाक्य आते हैं परीक्षा में बहुत सारे हैं। ठीक, तो समझ लीजिए एक बार नियम, नीड और डेयर। अब नीड और डेयर इस वाक्य में, ही डेयर टू गो आउटसाइड इन पार्क, इसमें डेयर का प्रयोग ऑक्सिलरी के रूप में हुआ है। ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, तो इसमें पॉजिटिव में टू लग जाएगा। ठीक, अब अगले वाक्य में, ही डज नॉट डेयर टू गो डार्क, इसमें डेयर का प्रयोग किसके रूप में हुआ है, मेन वर्ब के रूप में हुआ है, तो इसमें भी प्रयोग हो जाएगा टू का प्रयोग। अब नेक्स्ट वाक्य में, डज ही डेयर टू गो इन डार्क, डेयर ही गो इन डार्क। तो इस तरह से हमने आपको रूल्स बताए, ये इसको नोट कर लीजिएगा, नीड और डेयर वाले नियम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट रूल में देखिए, नाउन प्रीपोजिशन शुड बी यूज्ड। नाउन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा इफ़ रिक्वायर्ड आफ्टर द इन्फिनिटिव व्हेन द इन्फिनिटिव क्वालिफाइज द नाउन। उदाहरण के लिए समझिए, दीज डेज नो एयरलाइंस इज सेफ टू ट्रेवल। ट्रेवल के बाद क्या लाएगा, ट्रेवल के बाद आपको बाई यूज़ करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट रूल्स ये भी है जो हम बता रहे हैं। ये वाक्य, ये रूल्स ये कह रहा है कि देखिए, नाउन प्रीपोजिशन शुड बी यूज, प्रीपोजिशन का जो है उसका प्रयोग किया जाएगा यदि ज़रूरत हो, इफ़ रिक्वायर्ड आफ्टर द इन्फिनिटिव व्हेन द इन्फिनिटिव क्वालिफाई द नाउन, जब इन्फिनिटिव जो है वो नाउन को क्वालिफाई करता है। इन्फिनिटिव जो है ये ना, टू नाउन, पेन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, तो पेन की विशेषता बता रहा है, तो आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा वर्ब के बाद। तो आई गेव हिम ए पेन टू राइट, क्या होगा, विद। जब आप राइट विद लिखेंगे तब ये वाक्य सही हो जाएगा। इसी तरह से ऊपर वाले वाक्य में, एयरलाइंस इज सेफ टू ट्रेवल बाई, टू है, टू से पहले नाउन को, पेपर को क्वालिफाई कर रहा है, उसके बाद ये, और लास्ट के वर्ब के वाक्य के अंत में आया है ना, आई गेव, ही गेव मी ए पेपर टू रीड, टू रीड, आई ही गेव मी ए पेपर टू रीड, इसमें प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, तो नो प्रीपोजिशन हो जाएगा। आई हैव नो हाउस, टू जो है नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो आई हैव नो हाउस टू लिव इन आएगा। इनके बिना ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। ठीक, इन्फिनिटिव का प्रयोग वाक्य के लास्ट में हुआ है। तो आई हैव नो बुक टू रीड, ये भी, इसमें भी आपको नो प्रीपोजिशन की जरूरत है। जब आवश्यकता अनुसार आप बाई है, विद है, इन है। आई हैव ए पेपर टू राइट ऑन, टू राइट के बाद अब ऑन लिखेंगे, जब ये ऑन, तब वाक्य का अर्थ पूरा हो जाएगा। तो पता है ना आपको, तो इन्फिनिटिव नाउन को क्वालिफाई करे तो आप वाक्य के अंत में आए ये इन्फिनिटिव, तो उसके को पूरा करने के लिए आपको प्रीपोजिशन लगाना जरूरी है। इस तरह से एग्ज़ाम में भी आता है वाक्य इरर के, इसको नोट कर लीजिएगा रूल्स। देखिए नेक्स्ट रूल में क्या है, नेक्स्ट रूल में ये है कि टू के बाद जो वर्ब फर्स्ट है ना, वी फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको हम अलग नहीं करेंगे। अब इसमें देखिए, जैसे इसमें किया गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली स्टे, टू के बाद इधर आएगा, स्टे तुरंत आएगा। ठीक, नेक्स्ट वाक्य में, यू आर रिक्वायर्ड टू एटलीस्ट टू ओबे, ये सही आया है। ठीक, अगला वाक्य में, ही एडवाइज्ड हिम टू कैरी, इधर आएगा, टू के तुरंत बाद आ जाएगा। द स्टूडेंट्स वर रिक्वायर्ड टू स्टडी, टू के बाद क्या, स्टडी आएगा इधर, सीरियसली आएगा बाद में। ठीक, मतलब टू से आपको के बाद आपको वी फर्स्ट लगाना है, ठीक, और तुरंत लगाना है।
और इसको अलग नहीं करना है, ठीक, तुरंत बाद लगाना। जैसे इस वाक्य में आप देख रहे हैं ना, इसमें द स्टूडेंट्स वर रिक्वायर्ड टू सीरियसली स्टडी, नहीं टू स्टडी सीरियसली होगा, टू स्टडी सीरियसली होगा। तो आप अलग नहीं करेंगे टू को बी फर्स्ट वर्ग के फर्स्ट फॉर्म को। चलिए स्टूडेंट्स, हमने आपको पार्ट 2 दिया, इन्फिनिटिव के कुछ रूल बताए। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको जीरंड बताएंगे, जीरंड के रूल बताएंगे। मिस मत करिएगा वीडियो, अगर आपने मिस कर दिया तो सीक्वेंस टूट जाएगा, आप उतना नहीं सीख पाएंगे जो आप सीखना चाहते हैं और हम जो सिखाना चाहते हैं। जीरंड हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, जीरंड आ रहा है नेक्स्ट पार्ट आपका, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए। और ये जब आपका हो जाएगा ना, इन्फिनिटिव है, जीरंड है, पार्टिसिपल, तो जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो इस पर आधारित हम आपको एरर बताएंगे जो एग्ज़ाम में आती हैं, सब देखिएगा इसको, कौन कौन सी एरर हैं, आप पहचान पा रहे हैं नहीं पहचान पा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। जो चीज़ें हैं जीरंड के में भी हम आपको शुरुआत से डेफिनेशन है, एक्सरसाइज है, सब कराएंगे। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।